नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका DU LLB का जो एंट्रेंस है वो नेक्स्ट मंथ में प्रोबेबली हो जाएगा, क्योंकि कुछ डेट एक्सटेंड हुई थी। तो ऐसा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका जो DU LLB का एंट्रेंस है वो हो जाएगा। तो आज ये जो पीरियड होता है ना, कि जब आपका एक मंथ बचा होता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और स्पेशली आज हम DU LLB के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपने पढ़ाई अच्छे से करी होती है, और फिर जो लास्ट का मंथ बचता है ये बड़ा एक डाइसी टाइम हो जाता है, जहाँ पे आपको बड़ा आपके ब्रेन चारों तरफ काम करता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कैसे रैंक सिक्योर करूँ, या फिर क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसे कई से सारे सवाल होते हैं एक एस्पिरेंट के माइंड में। तो मुझे लगा कि ये जो आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर किया जाए कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, और क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक फ़नी सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। आज ऐसे ही मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर मिले मेरे को, जिन्होंने बोला कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर तो पहले से हूँ, बट अभी मैं LLB करने का भी प्लान कर रहा हूँ। तो आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ थी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप DU LLB के लिए स्पेसिफिकली कोई वीडियो बनाएँ, और जिसमें थोड़ा DU LLB के लिए गाइड कर दे। टाइम नहीं बचा हुआ है और मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे प्रिपेयर करना है। तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि आप, जैसे कि आपको पता है कि एक महीना बचा है, तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब ये आपका रिवीजन पीरियड होता है। ये सिंपल सी बात है कि जब कभी कोई भी एंट्रेंस का 1 मंथ बचता है, तो ये यहाँ पे आपको नया चीज़ पढ़ने की टाइम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको उस चीज़ के लिए उसको आपको रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है, ताकि आप उसको बेटर कर सको। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, साथ ही साथ सिलेबस देखेंगे। और सबसे पहली जरूरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपका 1 मंथ बचा है, तो आप ये टाइम है कि आप एक बार जो सिलेबस आपका है ओवरऑल, उसको आप मतलब एक पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरेज, और या फिर जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब ये लास्ट मंथ का टाइम होता है तो आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। पहली बात तो ये सजेशन रहेगी कि नई चीज़ आप पढ़ो मत। कुछ इस टाइम पे आप कोई नई चीज़ मत पढ़ो। आप एक सीरियस एस्पिरेंट अगर हो तो आपने अच्छा खासा टाइम दिया होगा, अच्छी खासी मेहनत करी होगी। तो अब ये जो है आपका बस वो लास्ट पीरियड होता है, जो मतलब फाइनल स्टेज तरह से है, जहाँ पे आपको बस एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है, अगर आप सिलेबस को साथ साथ देखें, तो जैसे कि जो मैं आपको एक बार इस सीक्वेंस बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के साथ साथ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पार्ट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये मतलब कि आपका ये ऐसा है कि जैसे सपोज करिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 20 से लेके 50 से लेके 100 तक MCQs जो हैं वो आपके डेली सॉल्व करो आप। जैसे मान लीजिए आप, अगर आपने डेफिनेटली सिंगल या यूनिवर्सल में से कोई एक बुक ली होगी, उसके अलावा आप एक्सटर्नल सोर्स भी आप ले रहे होगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं DU LLB के, उनको आप अच्छे से सॉल्व करो। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने लॉ किया था तो मैंने उसको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 10 ईयर चलता था हमारे टाइम पे, तो उसको ना कई बार मतलब क्वेश्चन ना ऐसे याद हो गए थे। इतनी बार सॉल्व किया कि क्वेश्चन एज इट इज याद हो गए, कि कई बार क्वेश्चन आता था तो उसके ऑप्शन नहीं देखने पड़ते थे, कि पता जाता कि हाँ इसका आंसर यही होगा। ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस और रिवीजन आर सिमिलर। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो यानी रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, आप टेक्स्ट कितना पढ़ते हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर उसको आप सॉल्व कितना करते हो, प्रैक्टिस कितना करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला पार्ट हो गया और लीगल एप्टीट्यूड हो गया। तो लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और लीगल रीजनिंग जो ऐसी चीज़ है, आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप किसी LLB के एक कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी आपके लिए? लॉ का पोर्शन होगा ना। मगर लॉ के साथ साथ आपकी जो अदर जो फीचर्स होते हैं आपकी, एक लॉयर के अंदर होनी चाहिए, उसकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, उसकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कभी भी किसी भी एंट्रेंस का सिलेबस जब बनाया जाता है, तो उसमें आपका ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आ सके, इसलिए सिलेबस को इस तरह से रखा जाता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उस कोर्स से रिलेटेड, साथ ही साथ ये चीज़ें एक साथ में होनी ही चाहिए, ऐसी चीज़ें आपके साथ डाली जाती हैं। तो ठीक है, सिलेबस के साथ बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए आपको 1 मंथ बचा हुआ है और आप आज से शुरू कर रहे हो रिवीजन, मतलब जो रैपिड रिवीजन टाइप से आप शुरू कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश और करंट अफेयर, ये ऐसी चीज़ आपकी, जैसे होते हैं ना कि सुबह की दवाई और शाम की दवाई, आपको इसको ऐसे लेना है कि
करंट अफेयर और इंग्लिश को आपको साथ साथ चलाना ही चलाना है। उसमें ऐसा कोई उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश और करंट अफेयर चलता रहेगा आपका, ठीक है। और ये जो आपका लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है या लीगल रीजनिंग का पार्ट है, इसको आप टाइम बाई डिसाइड कर सकते हो। और वो भी मैंने जैसे बताया आपको कि इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपको रखा होगा। उसके बाद और जो एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि सारे जो लोग हैं वो एक ऐसे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं होते। जैसे मैं एक बीएससी स्टूडेंट हुआ करता था, जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो मैं एक बीएससी स्टूडेंट हुआ करता था। तो एक साइंस स्टूडेंट के लिए ये स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, और दूसरी चीज ये, मान लीजिए आप किसी अदर बैकग्राउंड से, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट, मतलब आपने मेडिकल फील्ड से 12th तक, तो ऐसे में आपके लिए मैथ्स बड़ी चीज हो जाती है। मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट चीज थी और आज भी है। तो ऐसी चीजों में आपने खुद को फंसा के नहीं रखना है, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हुए हैं या फिर आप उसके प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी इवन आप एग्जाम हॉल में भी बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब एनालिसिस करेंगे DU LLB के पेपर्स का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मैथ्स का पोर्शन है बहुत कम होता है। तो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं है वो इस चीज को बिल्कुल इसका होवा ना बनाएं कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूंगा। मैथ्स का वेटेज कम है, आपका जो अच्छा है आप उसे और अच्छा करो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो पोर्शन आपके अच्छे हैं आप उनको बेटर करो, रादर देन जो खराब है उन्हीं पे लगे हुए हो। ऐसे में आप अपनी एफिशिएंसी खराब करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अच्छा है उसको अच्छा करो, और जो नहीं अच्छा है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। आपको लगता है कि अगर मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं मैं उनको नहीं अच्छे से कर पाऊंगा, तो मैं ये कोशिश करूं कि इंग्लिश के अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सही कर सकूं। ये एक स्ट्रेटेजी होती है चीजों को मैनेज करने की। आपको अगर आपका कोई लॉस कहीं पे हो रहा है तो उस लॉस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो किसी दूसरे प्रॉफिट से, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपका जीएस जैसी ऐसी चीज है कि आप जीएस को पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ आप स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी चीज है उसको कभी भी मतलब इस लेवल का नहीं पूछता है कि यूपीएससी लेवल का पूछ ले। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप मान लीजिए बीए करके आ रहे हैं, बीएससी करके आ रहे हैं, तो एग्जामिनर जानता है कि आपको लॉ की एक सीमित नॉलेज ही है, समझ रहे हैं, या आपकी जीएस को आपकी सीमित नॉलेज है। तो ऐसा नहीं करेगा कि आपको मतलब पूरा परेशान करने वाले क्वेश्चन होंगे। और हर एंट्रेंस एग्जाम में मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके हैं, और आपको पैटर्न तो पता ही है, 100 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच का, इस तरह से पैटर्न रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सबको नहीं आते होते हैं, तो उसका ज्यादा लोड नहीं लेना। सबसे बड़ी चीज ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है आपको उसे कंटिन्यू रखना है। और इंग्लिश और करंट अफेयर उसको आपको वही सुबह की दवाई और शाम की दवाई की तरह चलाना है। यानी ये है कि मान लीजिए आप 5 से 6 घंटे अगर आप मतलब ह्यूमनली पॉसिबल 6 घंटे तक दे रहे हो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई के लिए पर डे, तो आपका मतलब 1 से 2 घंटा जो है वो करंट अफेयर के लिए और इंग्लिश के लिए रहना चाहिए। और इंग्लिश में भी आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे ना वो क्विज होते रहते हैं, जहाँ पे आपने इंग्लिश के एंटोनिम्स कर लिए, सिनोनिम्स कर लिए, वन वर्ड कर लिए। मेनली क्या चीज है कि आप सॉल्व करो क्वेश्चंस। उससे क्या होगा, सॉल्व करने से क्वेश्चन ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई लोगों को, अब तो ऑनलाइन पेपर हो गया है, जब उस टाइम पे ऑफलाइन भी हुआ करता था तो हम लोग OMR भी सॉल्व किया करते थे। खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो ऑनलाइन पेपर देना है। मगर हाँ ये चीज जरूर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है और लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लीगल एप्टीट्यूड में क्या है, और जैसे लीगल रीजनिंग का जो पार्ट है, तो लीगल रीजनिंग को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं होती है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप लीगल एप्टीट्यूड में IPC हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, फैमिली लॉज हो गए, यूनाइटेड नेशंस हो गए, तो जब इनको आप जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो जो लीगल रीजनिंग होती है वो मेनली या तो कॉन्ट्रैक्ट से होगी या फिर आपकी IPC से होगी कि सिचुएशन दे रखी है और उसमें आप प्रिंसिपल दे रखा है और आपको उसका आंसर देखना है, आपको प्रिंसिपल को समझना है और उस जो क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है, फैक्चुअल सिचुएशन, आपको उसको समझना है और फिर आपको आंसर देना है। तो आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आप अच्छे से ऐसे सॉल्व कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई पर्टिकुलर एक बुक ले रहे हो, सिंगल या यूनिवर्सल, अगर आप सिर्फ इस पे रिलाई कर रहे हो, तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के 15 से 20 पेज का आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है आपने वो पढ़ लिया, आपने उसको कई बार पढ़ लिया, आपने समझ लिया किस तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरह से जो आपका सिटीजनशिप वाला पार्ट है, किस तरह से पार्लियामेंट वाला पार्ट है, आप इनको पढ़ो। उसके साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व करो। थाउजेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग, ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक टाइम, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको क्वेश्चन याद होने लगते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं जरूरत है सारे ऑप्शन पढ़ने की। ऑल्दो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आप केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ,
मगर हाँ, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप एक इस लेवल पे पहुंच जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, और कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब आप कभी जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो और जब आप देखते हो ना कि आपके 30-40 क्वेश्चन ये सॉल्व होते चले जा रहे हैं ना, तो इस फ्लो में क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, वो भी क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ बात को। कैसे? सबसे पहले आप सिलेबस को आइडेंटिफाई करो और उसमें लीगल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला पार्ट है वो हो गया, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालो और इसको आप सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। और इसके क्वेश्चन निकालो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो। अभी मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई बहुत मोटी सी बुक लेके बैठ जाओ या आप बेरेक्स को प्रॉपर एकदम सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने लगो, ये भी सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अभी आप जुडिशरी वाले पोर्शन में नहीं, आप फेज में नहीं पहुंचे हो। अभी आपको आपका क्या एम है कि आप कैसे अपनी सीट सिक्योर करो, ठीक है, और उस तरह से सीट सिक्योर करके आप उसमें पहुंचो, जो बेसिक क्राइटेरिया वो फुलफिल करो, ठीक है फ्रेंड्स। आपने सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था। और हाँ, जो चीज़ें आपकी, जैसे सपोज करिए मैथ अच्छी नहीं है या आपको लगता है इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, तो जितना ह्यूमनली पॉसिबल है और जितना आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, होता क्या है फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमारी अच्छी नहीं होती हैं उनके स्ट्रेस में हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो कई बार वो खो देते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लीगल एप्टीट्यूड पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पे ध्यान दो। करंट अफेयर के लिए क्या है फ्रेंड्स, वैसे तो एक आइडियल तरीका ये होता है कि आप मंथली मैगजीन फॉलो करो, और अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं फॉलो करी है बाय एनी चांस, तो क्या करो, आपकी कंपाइलेशन ढूंढ सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर रिलायबल बुक का कंपाइलेशन देख लो जिसमें 6 मंथ्स का हो या फिर 1 ईयर का हो। जनरली ये होता है, टेंडेंसी होती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे मान लीजिए आपका अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अगस्त में पेपर हो रहा है, तो पिछली अगस्त से लेके अगस्त 21 से लेके अगस्त 22 तक का जो करंट अफेयर होता है वो जनरली पूछा जाता है। और इसमें भी अगर आप फिल्टर आउट करना चाहो तो लास्ट 6 मंथ्स, स्पेशली एंट्रेंस के लिए लास्ट 6 मंथ्स जो होते हैं वो भी काफी हो जाते हैं। आप पूरी कोशिश करो कि आप साल भर का प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर आप पीछे फॉलो करते आ रहे हो करंट मंथ वाइज आपकी जो आप फॉलो करते आ रहे हो, तब तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होने वाली है। मगर जैसा मैंने बताया, मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, एक जो मिले थे, इन्होंने अभी प्लान किया है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोगों का होता नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत से लोग बहुत कम टाइम में भी सॉल्व करते हैं और पेपर क्वालिफाई भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम था, आपने करंट अफेयर मंथली वाइज मतलब फॉलो किए हैं, तो आप ऐसे करिए। टाइम अगर कम है तो जो 6 मंथ का कंपाइलेशन है या 1 ईयर का कंपाइलेशन है, आप उसको उस पर रिलाई करो अच्छे से, उसको आप थॉरोली को पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके लिए भी वही चीज़ है, जब देखते हो आप कई सारी वेबसाइट्स होती है ना, वो ऐसे एमसीक्यू की भी कराती रहती हैं क्विजेस करंट अफेयर के भी, कि ये हुआ तो ये क्या, जैसे मान लीजिए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑब्ituaries हैं, अवार्ड्स हैं, कोई किसी की कोई फेमस रिनोन्ड पर्सनैलिटी जो अगर एक्सपायर हुए हैं, तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो आप उनको प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया, इंग्लिश को आपको अच्छे से करना है। और ये भी एक चीज़ अच्छी बात है, ये है कि आप जब कभी सॉल्व आप पेपर जिसके एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीच बीच में देख लिया करो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए 2022 चल रही है, आपने 2015 से या 2010 से आपने पेपर सॉल्व करने शुरू करे और आपने अपने उस पर्टिकुलर बुक में आपने पेपर एक बार सॉल्व कर लिए, फिर आपने उसको साइड में रख दिया। ये सही तरीका नहीं है। बीच बीच में आप कभी कभी अपने पेज पलट के देख लो, तो आपको एक बार एक पैटर्न बनता दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे लीगल मैक्सिम होता है ना, बहुत बच्चों को मतलब एक वो फियर देता है कि लीगल मैक्सिम कैसे करें, तो मैंने वो भी चीज़ आपकी सॉल्व कर दी है। मेरे चैनल पे DU LLB की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में A लेटर से लेकर Z लेटर तक के सारे लीगल मैक्सिम है जो वो कवर कर दिए हैं। आप उसको विजिट करो और मैंने उसमें मीनिंग भी समझाया है और कहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हो उसको, वो भी समझाने की कोशिश करिए। आप उसको भी देखो, तो ये आपका पूरा मुझे लगता है स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। जो डूज एंड डोंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, कि जैसे कि मैथ्स हो गई या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपका बहुत अच्छा नहीं है, उसको लेके स्ट्रेस आउट मत करो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और आराम से जो भी अपना आपका 6 आवर्स का 4 आवर्स का जो भी आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, उसको अब अच्छे से फॉलो करो। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे अब ये भी बताओ कि अब मैं आपके लिए DU LLB से रिलेटेड आपका क्या डाउट बन रहा है, या फिर क्या आपको लगता है कि उस पर मैं आपको गाइड कर सकूँ, तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो उस तरह से आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि अब आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो DU LLB से रिलेटेड। मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ मैंने शुरू करी भी है और इसको मैं और भी कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग
अपनी इच्छा जताएं कि आपको वहाँ लग रहा है कि आपको इस चीज़ में डाउट है या फिर सर इस बारे में बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.